हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने मैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 को इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको तो पता ही है, हम इंटर मैथमेटिक्स के बारे के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आज उसी को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ग्राफ्स वगैरह हर चीज़ बता दी थी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फंक्शंस। और आपके क्वेश्चन वन में मैंने कुछ खास पार्ट यहाँ पे उठाए हैं, बकाया भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर आपने ये समझ लिए तो वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये अगर इस तरीके का फंक्शन लिखा हुआ हो तो मैं इसको कह सकता हूँ अलजेब्राइक फंक्शन। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, बिल्कुल एक अलजेब्राइक फंक्शन है। अब अगर इस तरीके से लिखा हो कोसेक इनवर्स ना, इसमें एच है कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको कह सकता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोल सकता हूँ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर टेंजेंट एच के साथ लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या बोल सकता हूँ? इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। बेस में क्या आ रहा है? एच आ रहा है। अब ये क्या है? लॉग के अंदर कोस हाइपरबोलिक, इसका मतलब लॉग फंक्शन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? लोगैरिथमिक फंक्शन। क्या बोल सकता हूँ भाई? लोगैरिथमिक फंक्शन। और लास्ट वाला ए पावर साइन है, कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप लग रहा है, मतलब पावर में कोई चीज है, तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेकार सा था, मतलब बताना है कि क्या करना है, मुझे बताओ ना जी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी टाइप समझा रखी थी कि कौन सी टाइप कैसे होती है, कैसे नजर आती है, सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे बस देख के बताना था कि क्या लिखा हुआ है और क्या नाम रखूं उसका, बस ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट होगा और कौन सा फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा। यहाँ पर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब सिर्फ इतना है, मान के चलो, देखो बात समझ में आती है। अब अगर मैं आपसे कोई इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन किसी एक वेरिएबल को साइड कर कर दूसरे वेरिएबल में लिखी जा सकती है? जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, बल्कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, वाई कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ ना। का मतलब क्या है? ये कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट इसमें बनाया जा सकता है। अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया जा सके, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और ऐसा ना किया जा सके, मतलब आपका एक्स और वाई इस तरीके से फंसे हुए हों कि आप नहीं निकाल सको कुछ भी, मतलब ऑपरेशन ना लग रहा हो, तो दैट इज टू बी कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर आपको जो है वो टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो इम्प्लिसिट हैं और एक्सप्लिसिट हैं। अब देखो, ये वाला जो आपके पास ऊपर वाला फंक्शन है, क्या मैं इसके अंदर से x या y को मतलब अलहदा कर सकता हूँ? अगर अलहदा कर सकता हूँ तो ये कौन सा फंक्शन होगा, चेक करते हैं। मैं कहा देखो, अगर इसमें से मैं x कॉमन निकालूं, मतलब x कॉमन आने के बाद क्या बचता है? वाई स्क्वायर प्लस 5y, और इस 7 को मैं माइनस का 7 कर देता हूँ तो x इज इक्वल टू -7 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 5y। इट मीन्स आपके पास दोनों वेरिएबल जो है वो, मतलब एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया जा सका। जब एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया जा सका तो दैट इज टू बी कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहला वाला फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? दैट इज टू बी कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट। अब सेकंड वाला तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों y और x आपस में है ही अलग अलग, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब बात करते हैं बेटा थर्ड की। देखो थर्ड वाले में वाई एक्स स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर एक्स है और वहां भी वाई है। अगर मैं देखो यहाँ से x भी कॉमन लेता हूँ तो एक x यहाँ रह जाएगा। अब एक y है, अगर मैं यहाँ भी y लेके जाता हूँ तो वाई स्क्वायर यहाँ कॉमन रह जाएगा, मतलब इसको मैं नहीं लिख सकता आगे पीछे करके। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, ये अलग नहीं हो सकता। इसी इसी तरीके से, सेम तरीके से अगर मैं बोलूँ,
अगर मैं 3xy को यहाँ लेकर आऊँ और y इसमें से कॉमन निकालूं तो अब भी y स्क्वायर बच जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर मतलब आप यहाँ पे देखना, अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है माइनस का 3xy है इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं इसमें से चेक करूँ, मैंने कहा मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, कितना हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझो माइनस का 3y बचेगा इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको कौन डिवाइड में तो लेके जा नहीं सकता, ऐसे ही है ना। इसी तरीके से अगर मैं y कॉमन निकालता हूँ तो इसमें से तो y कॉमन आएगा ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फंक्शन फंसा हुआ है। फंसे हुए होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये अलहदा करके लिखा नहीं जा सकता। ये भी आपको साफ नजर आ रहा है, फुल अलहदा हुआ पड़ा है, क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या होगा बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। अब लास्ट वाले को देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देखो अगर x अपॉन y है और इज इक्वल टू में अगर लिखा हुआ है 3x क्यूब y, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस y को ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 3x क्यूब y स्क्वायर माइनस का 5y। और एक काम करते हैं, इसमें से जो है वो अपन y कॉमन लेके चेक करते हैं, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 3x क्यूब 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 का x का क्यूब और ये हो जाएगा y माइनस 5 और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर y रह गया और यहाँ से अगर एक x रह गया तो यहाँ पर x नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पर भी x और y आपके पास मुकम्मल तौर पर फंस गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, नहीं निकाला जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान वाली कहानी थी, बस आपने ये देखना था कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें से x अलहदा हो सकता है या y अलहदा हो सकता है, दोनों में से कोई भी अलहदा हो। अगर अलहदा हो जाए तो वो क्या होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, अगर ना हो तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। आइए अब क्वेश्चन कुछ आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। फटाफट से लिखो। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स। अब इसके ग्राफ बनाने, ग्राफ बनाना मैंने आपको बहुत सारी चीजों में सिखाया था पिछले लेक्चर में भी, क्या बनता कैसे है। और ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, बता के चलूं, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, आपका लॉगरिथमिक ग्राफ है, ये आपके पास सर्किल का ग्राफ है, ये आपके पास इलिप्स का ग्राफ है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अभी आपको स्टार्टिंगली नहीं भी बताऊं तो चलता है, लेकिन आपको ग्राफ बनाना तो आना चाहिए ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर e पावर x होगा तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाते हो, कुछ इस तरीके से बनता है, और उसका ग्राफ यूं करके इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो e पावर 3x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको पास मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बनाने बैठा ना तो बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, मैं कब पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, बेसिक ग्राफ बनाना है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास है 3 log 10x का ग्राफ। अगर मैं बोलूँ भाई 3 log 10x का ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे देखो, ये आपके पास फिगर आई, ये आपने भाई यहाँ से लिखा आपके पास 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 0, ये आपके पास ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा और कुछ इस तरीके से जाएगा। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द लॉगरिथमिक ग्राफ। तो ये आपको ग्राफ भी कुछ याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन तो आपको देखो साफ नजर आ रही है। अगर मैं बोलूँ देखो y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं y का स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा बेटा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ लेकर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो क्या ये सर्किल की इक्वेशन है, मतलब ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 6 हो। तो इस इक्वेशन का ग्राफ तो मैं बड़ी आसानी से बना सकता हूँ। इट मीन्स कि सिंपल जो है, मैंने y को सेपरेट किया हुआ है ना, सर्किल की इक्वेशन है, तो मैं इस वाले पार्ट को, ये प्लस वाला पार्ट है, तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे भी कितना आएगा -6 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6, और मैं कुछ इस तरीके से इस अपने ग्राफ को जोड़ दूंगा। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द ग्राफ ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का ग्राफ हो जाएगा बेटा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू √36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है कि सर्किल का ग्राफ है, मतलब कुछ इस तरीके का आपको नजर आ जाए तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके भी देख लेना है कि इक्वेशन कौन सी बनेगी। इसी तरीके से आपके पास एक लास्ट ग्राफ है, आपके पास लास्ट ग्राफ है इलिप्स का। ये इलिप्स शेप का ग्राफ होता है बेटा, याद रखना, ये शेप इलिप्स की होती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 25, तो यहाँ पे आपने लिखना है -5 और यहाँ पे आपने लिखना है +5, और यहाँ लिखा हुआ है 16, तो आपने यहाँ लिखना है +4, आपने यहाँ लिखना है -4, और आपने कुछ इसको इस तरीके से जोड़ देना है, ये ऐसे जोड़ देना है। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द ग्राफ ऑफ इलिप्स। इलिप्स का ग्राफ है, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ x² by 16 y² by 25 इज नथिंग बट इक्वल टू
1। ये भी सर्किल का एक केस होता है, इसमें सर्किल का केस होता है, इसमें ए और बी बराबर नहीं होते, दैट इज कॉल्ड टू बी अ स्पेशल केस ऑफ सर्किल। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने कहा अगर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, मान लो इस वाले को मैं ए स्क्वायर बोलता हूँ, वाई स्क्वायर इसको मैं बी स्क्वायर बोलता हूँ और इक्वल टू 1 बोलता हूँ, तो ये तो मेरे पास क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। बट अगर मैं बोलूँ मेरा ए और बी आपस में बराबर हो जाए, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं देखो दोनों एलसीएम सेम लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये आपके पास एक सर्किल का ही केस होता है, बट लेकिन इसमें ए और बी बराबर नहीं होते, दैट इज टू बी कॉल्ड द एलिप्स। तो आपके पास कुछ इस तरीके के ग्राफ यहाँ पर बनेंगे। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँ, एक ऐप होता है जियोजेब्रा, जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी की जाती है, ऑफलाइन ऐप है, आप वहाँ जाकर इसको चला सकते हैं। और अगर आप ये फंक्शन यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के ग्राफ इजीली मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ मूव करते हैं। आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं 4 और 6, उनके 5 क्वेश्चन ऐसा है बिल्कुल आपको वैसे ही होगा जिससे मैं ये करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 व्हेन a इज इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक रियलिस्टिक इक्वेशन बनाऊं, मतलब पैरामीटर से हटा दूं, तो भी कर सकता हूं। अगर यहाँ पे t के वेरिएबल्स -5 से 5 पुट करके वैल्यूज निकालूं और उसका ग्राफ बनाऊं, तो ये भी मैं कर सकता हूं। लेकिन मेरे लिए आसानी क्या है कि एक पर्टिकुलर ग्राफ मैं आराम से बना लूं। तो अगर आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू a की जगह 4 रखो, कितना हो जाएगा बेटा 4t स्क्वायर, y की जगह बेटा यहाँ पे भी a की जगह 4 रखो, कितना हो जाएगा 2 4 द 8t। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं बेटा, कितना आ जाएगा x बाय 4। और यहाँ देखो बेटा, अगर y अपॉन 8 की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी t। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसका रूट निकालूं, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट x अपॉन 2, ऐसे ही है ना। तो एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, मतलब दोनों में t बराबर है। अगर मैं दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल रख लूं तो बात चल जाएगी। ठीक हो गया। अगर भाई दोनों के राइट साइड को बात इक्वल रखते हैं, उनका रेडिकल x बाय 2 एंड y बाय 8, तो ये दोनों को बराबर रखने में क्या हुआ, 2 1 द 2 2 2 द 4, और ये 2 ऊपर 2 4 द 8। अगर ये 4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 4 रेडिकल x। आपके पास जो है कुछ ये फंक्शन का पैरामीटर दिया गया था। अब इस फंक्शन को प्लॉट करना हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। तो -5 से लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो x है वो -5 से लेके 5 तक है। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, बेसिकली आप ऐसे सोचो, ये ग्राफ तकरीबन कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो पर्टिकुलरली ऐसा इसका आंसर आने वाला है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एज दैट, बात को समझते हो। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसे नहीं करते, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, बोले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो, अगर मैं इसका जो है वो ग्राफ बनाता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे लिख देता हूँ -2, यहाँ लिख देता हूँ -1, यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि नहीं, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा ऑब्वियसली सी बात है 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। इस तरीके से ग्राफ चलता है। अब देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बताया था यूं करके अपवर्ड पैराबोला होता है। तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा और 1 पर रुक जाएगा, क्योंकि आपने बोला 1 तो हो लेकिन लेसर देन इक्वल टू पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से 2x आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। मैंने क्या बताया था, y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 1 से बड़ी है, मतलब यहां से लेकर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। तो कुछ इस तरीके आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डेड हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, और अगर आप चाहो तो t का टेबल बना के भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। वो कैसे करना पड़ेगा, अगर आपसे कहा जाए, देखो यहाँ पे आप एक टेबल बनाते हो, टेबल बनाओ। देखो यहाँ पे लिखना है आपने भाई, देखो 4t स्क्वायर, और यहाँ पे आपने लिखना है 8t। ठीक हो गया, 8t, क्योंकि a की वैल्यू तो आप डालोगे ना। और इसको मैं अगर एक और कॉलम को इंक्रीज कर दूं, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक हो गया, तो टेंशन नहीं है, ओके हो गया। अब t की वैल्यू आपने क्या करनी है, -5 से लेकर 5 तक पुट करनी है। अगर मैं -5 पुट करूँ, कितना आएगा, 4t स्क्वायर, मतलब -5 रखने पर क्या आएगा, 5 5 25 25 4 100, मतलब ये 100 आ जाएगा। ऐसी है।
अगर मैं यहाँ पुट करूँ -5 तो 8 5 जा 40 कितना आ जाएगा -40। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज निकालनी है और आपने ग्राफ प्लॉट करना है और आपने फिर ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब आप इसमें सारी वैल्यूज निकालोगे, देखो आपने माइनस का 4 रखा, माइनस का 4 रखा, 4 का कितना होता है 64। और यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं माइनस का 4 रखोगे कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। ऑब्वियसली सी बात है 32, लेकिन माइनस में माइनस का 4 रखा था। तो मैं आपको ये दो वैल्यूज बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा 100 क्या है आपके पास, x की वैल्यू है, y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू मान लो आपके पास 100 यहाँ पर आती है और -40 आपके पास y की वैल्यू -40 है तकरीबन, ये यहाँ से आती है, ये आएगी -40। मतलब आपके पास देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो आपका ग्राफ ऐसे उठेगा, ये तरीके से जाएगा। तो मैंने भी आपको जिस तरीके का ग्राफ बना के आपको दिखाया था। तो आपने ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने तरीका बताया, पैरामीटराइज्ड फंक्शन को आप अपने एक सिंगल फंक्शन में बनाओ और फिर ग्राफ बनाओ, तब भी बात वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शन भी उसी में से निकल रहा है ना। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर। को लेक्चर इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको लेकर समझ में आ गया है तो और अच्छा भी लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके सामने बनाता हुआ लेकर आ सकूँ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।